हेलो डियर स्टूडेंट्स, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जेईई मेल एक्सप्रेस के वीकली सीरीज़ में आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड सेशन है। इस सेशन में केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों चैप्टर से जेईई मेल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स हैं रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे और ये पीवाईक्यू ऐसे कुछ सेलेक्टेड है जो कि इन दोनों चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो KI सॉल्यूशन की जो रिएक्शन है H2SO4 और KiO3 सॉल्यूशन के साथ, इसका एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। 5i माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस इट गिव्स 3H2O प्लस 3I2। वापस से प्रीवियस स्लाइड में देखना होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.004 मोल ऑफ KiO3। तो KI सॉल्यूशन का अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है। आइडेंटिफाई करना है कि KiO3 सॉल्यूशन का जो अमाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्या ये अमाउंट 0.004 मोल होगा या इससे कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो KI सॉल्यूशन है 200 ml और KI सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर I माइनस सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी। KI से आपको क्या मिलेगा, 1 I माइनस ही मिलेगा। तो KI सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगी दैट विल बी द मोलारिटी ऑफ I माइनस सॉल्यूशन एंड इट इज 200 ml। I2 KiO3 का सॉल्यूशन जो है इसका 0.004 मोल रिक्वायर्ड है, ये चेक करना पड़ेगा। ओके, सो 200 ml इंटू 0.1 मोलर, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मिलीमोल आ जाएंगे 20 मिलीमोल। रिएक्शन बैलेंस्ड है। I माइनस की अगर 5 मोल है तो IO3 माइनस का 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो उसके 20 मिलीमोल के लिए 1/5 इंटू 20 मिलीमोल ऑफ KiO3 और IO3 माइनस आयन, इसके इतने मिलीमोल रिक्वायर्ड होंगे 520, ये हो जाएगा 4 मिलीमोल विच इज 0.004 मोल्स ऑफ KiO3। ठीक है, KiO3 बोलो या फिर IO3 माइनस बोलो, दोनों बात सेम ही है क्योंकि KiO3 के एक मोल में एक IO3 माइनस आयन ही हमें मिलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, 0.004 मोल्स ऑफ KiO3 विल बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगेन KI सॉल्यूशन का 200 ml है और इसे रिएक्ट करने के लिए 0.006 मोल ऑफ H2SO4 यहाँ पे लिख देता हूँ 0.006 मोल की रिक्वायरमेंट है। अगर सिमिलरली 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन है तो 200 ml 0.1 मोलर से आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 20 मिलीमोल ऑफ I माइनस, और I माइनस के अगर 20 मिलीमोल है तो H प्लस आयंस के यहाँ पे कितने मोल्स होंगे और फिर H प्लस आयन के मोल से आप H2SO4 का अमाउंट निकालोगे। तो इधर मैं कैरो बना देता हूँ। इसके 5 मोल्स के लिए H प्लस का 6 मोल चाहिए, तो बेसिकली इसके 1 मोल के लिए 6/5 मोल्स ऑफ H प्लस चाहिए और इसके मोल्स अपने पास 20 मिलीमोल, तो मल्टीप्लाइड बाई 20 मिलीमोल ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड 20 मिलीमोल, तो ये हो जाएगा 24 मिलीमोल ऑफ H प्लस। 24 मिलीमोल ऑफ H प्लस विल बी रिक्वायर्ड। तो H2SO4 का जो नंबर ऑफ मोल्स है जस्ट इसका हाफ होएगा क्योंकि H2SO4 के एक मोल से आपको 2 H प्लस मिलता है। तो H प्लस का जो भी अमाउंट होगा H2SO4 का अमाउंट उसका जस्ट हाफ। तो दिस विल बी 24 मिलीमोल ऑफ H2SO4 दैट विल बी रिक्वायर्ड। बट H2SO4 का अमाउंट अपन को कितना दे रखा है, 0.006 मोल, दैट मीन्स 6 मिलीमोल H2SO4 इज रिक्वायर्ड। So this B option is incorrect. In fact, 12 millimole which is 0.012 mole of H2SO4 is required. Correct ये होता। Third equation, 0.5 लीटर of KI solution, इसको हम यही solve कर लेते हैं। 0.5 लीटर हो जाएगा 500 ml. So 500 ml of KI solution, 500 ml वॉल्यूम को 0.1 मोलारिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 0.1, यहाँ पे हो जाएगा इसका 50 मिलीमोल। 50 मिलीमोल के लिए दिस सॉल्यूशन प्रोड्यूस 0.005 मोल्स ऑफ I2। ओके, I2 प्रोड्यूस करना है तो इसके 5 मोल से इसका 3 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई इसके 50 मिलीमोल है तो 3/5 इंटू 50 मिलीमोल, सो दिस विल बी प्रोड्यूस्ड
30 मिलीमोल्स ऑफ I2, 30 मिलीमोल्स हो जाएंगे 0.030 मोल्स. So this is 0.005 mole. It is also incorrect. Last, equivalent weight of KiO3 is equal to molecular weight upon 5. Equivalent weight का फॉर्मूला क्या होता है? Molecular weight of any substance divided by n factor. तो KiO3 का बेसिकली n फैक्टर आपको ढूंढना है. अगर KiO3 का n फैक्टर 5 है तो ये जो इक्विवेलेंट वेट का एक्सप्रेशन दे रखा है ये भी करेक्ट होगा. KiO3 और KiO3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में. KiO3 में आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयोडीन चला गया 0 में. इस सब्सटेंस के एक मोल में 1 आयोडीन एटम है और वो 1 आयोडीन एटम +5 से 0 में जा रहा है. बेसिकली यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड. तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? 5. इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5. दिस डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D, बोथ आर करेक्ट. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन का. पहले 3 ऑप्शन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि रिएक्शन बैलेंस था. बस आपको लास्ट वाले में n फैक्टर निकालना था और n फैक्टर अगर आपको निकालना आता है तो D ऑप्शन भी बहुत इजीली हो जाता. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 in the solution obtained on mixing 100 ml of H2SO4 solution which is 0.1 molar with 50 ml of 0.1 molar NaOH. H2SO4 सॉल्यूशन को NaOH के साथ मिक्स करेंगे. ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. एक एसिड और एक बेस है. यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपसे पूछी है. तो ये डेफिनेटली ऐसा है कि एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज होगा तो या तो एसिड एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वो बच जाएगा या बेस एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वो बच जाएगा. जो बच जाएगा उसकी वजह से आप सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बता देना. ओके, वैसे आपको यहाँ पे हिंट भी दे रखा है. H2SO4 का नॉर्मलिटी पूछा है. दैट मीन्स H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्यूशन में बचेगा. H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ, ये तो बहुत इजीली हम लिख ही लेंगे. ये एक OH माइनस देता है, ये 2H प्लस देता है. तो 2H प्लस को कंज्यूम करने के लिए 2 OH माइनस चाहिए. रिएक्शन को लिखते समय ये बैलेंस हो जाएगा. प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 सॉल्ट प्लस 2H2O. ओके, 100 मिलीलीटर और 0.1 मोलर वॉल्यूम को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मिलीमोल H2SO4 सॉल्यूशन है. सिमिलरली 50 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मोलर, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ये हो जाएगा 5 मिलीमोल NaOH. इसके 2 मोल्स के लिए H2SO4 का 1 मोल चाहिए. तो इसके 5 मिलीमोल्स के लिए H2SO4 का 5/2 2.5 मिलीमोल की जरूरत पड़ेगी. तो 2.5 millimole of H2SO4 will be consumed while 7.5 millimoles of H2SO4 is now left in the solution. H2SO4 के millimoles हमें पता है तो उसकी molarity हो जाएगी H2SO4 के moles which is 7.5 millimole divided by volume of solution. तो solution का volume कितना है? इन दोनों को मिक्स करने के बाद 100 ml plus 50 ml 150 ml का solution हो जाएगा. ऊपर सॉल्यूट के जो मोल है वो मिलीमोल आपने पुट किया है तो नीचे वॉल्यूम और मिलीलीटर में हम यूज़ कर सकते हैं. ये हो जाएगा 1/20. 1/20 मोलारिटी होगा तो नॉर्मलिटी कितना होगा? मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर. सो मोलारिटी है 1/20. H2SO4 का n फैक्टर होगा 2. H2SO4 एक एसिड है और एसिड बेस रिएक्शन में एसिड का जो n फैक्टर होगा वो ये होगा कि कितना H+ वो दे सकता है. तो H2SO4 2 H+ दे सकता है. नॉर्मलिटी आ गया 1/10. अब इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है. 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻1. सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1. एसिड बेस रिएक्शन का एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल था. एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके पहले ये पता करना था कि एसिड यहाँ पे सॉल्यूशन में कितना बच गया. अब जो सॉल्यूशन में H2SO4 बच गया उसका मोलारिटी आइडेंटिफाई करो, मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 20 ml of 0.02 molar hypo solution is used for the titration of 10 milliliter of copper sulfate solution in the presence of excess of Ki. ये तो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि आयोडोमेट्री का सवाल है. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है. रिएक्शन यहाँ दे भी रखा है और बैलेंस दे रखा है. मोलारिटी ऑफ कॉपर 2+ इज फाउंड टू बी. फाइनली आपको ये बताना है कि इसमें कॉपर 2+ का मोलारिटी कितना है. तो रिएक्शन दोनों आपको दे रखा है, रिएक्शन दोनों के दोनों बैलेंस्ड है. डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली हो जाएगा. 20 ml of 0.02 मोलर हाइपो सॉल्यूशन. हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं.
Na2S2O3 का जो सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट, इस सॉल्यूशन में आपको क्या मिल जाएगा, S2O3 2 माइनस आयन विच इज थायोसल्फेट आयन। अगर ये 1 मोल है तो थायोसल्फेट आयन भी आपको कितना मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। इसके अंदर एक ही थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट है। 20 मिलीलीटर को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 0.02 ये हो जाएगा 0.4 मिलीमोल्स ऑफ थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के अमाउंट से आपको निकालना पड़ेगा कि जो आयोडीन का अमाउंट है ये कितना प्रेजेंट होगा, और आयोडीन फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला होगा। जो भी यहाँ पे लिबरेटेड आयोडीन है जिसका टाइट्रेशन आपने थायोसल्फेट के साथ किया है, दैट आयोडीन वाज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा आयोडीन का अमाउंट, उसी आयोडीन के अमाउंट से आपको एस्टिमेट करना होगा कॉपर 2+ का क्या अमाउंट रहा होगा। ओके, सो दिस इज 2 moles of thiosulfate ion reacts with 1 mole of I2। तो इसके अगर 0.4 मोल है तो I2 के 0.2 मोल के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। 0.2 मोल्स नहीं है, ये मिलीमोल्स है। सो 0.2 मिलीमोल्स ऑफ I2 पहली रिएक्शन में लिबरेट होना चाहिए, और यहाँ पर भी रिएक्शन बैलेंस है तो डायरेक्ट आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देख लो। I2 का 1 मोल है तो कॉपर 2+ का 2 मोल रिक्वायर्ड है, और अगर इसका 0.2 मोल है तो कॉपर 2+ का 0.4 मोल, दैट मीन्स 0.4 मिलीमोल रिक्वायर्ड है। ये सब मिलीमोल में ही चल रहा है। कॉपर 2+ का 0.4 मिलीमोल रिक्वायर्ड है। आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में आंसर को प्रेजेंट करना है। द मोलारिटी ऑफ कॉपर 2+ आयन, मोलारिटी ऑफ कॉपर 2+ आयन। ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 10 ml वॉल्यूम आपने यूज किया है। इस सॉल्यूशन में 0.4 मिलीमोल कॉपर 2+ हमें मिलना चाहिए। ओके, तो 0.4 मिलीमोल कॉपर 2+ मिलना चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। लेट अस से कि कॉपर सल्फेट वॉल्यूम, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी m कंसीडर कर लेता हूँ, और उसका वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो जाएगा 0.4/10, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2 या 0.004, सॉरी 0.04। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है 4 इंटू 10 टू पावर -2, इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। कॉपर 2+ का जो सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी आनी चाहिए 0.04 मोलर, विच इज 4 इंटू 10 टू पावर -2। तो अगेन ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, ये डिफिकल्ट तब होता है जब यहाँ पे रिएक्शंस हमें नहीं दी जाती। तो आयोडोमेट्री वाला जो प्रोसेस है ना वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर उसकी इक्वेशंस आपको वैसे ही पता है तो भी फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल स्पीशीज शोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो कौन सी स्पीशीज डिसप्रपोर्शनेट हो पाती है, जहां पर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ना ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज होके अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, और रिड्यूस होके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट बस सिंपल है कि कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट उसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो फिर वो डिसप्रपोर्शनेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है। सारे के सारे रिएक्शंस सभी स्पीशीज को डिसप्रपोर्शनेशन शो करना चाहिए। यहाँ हो नहीं सकता, क्लोरीन ऑलरेडी +7 में प्रेजेंट है, क्लोरीन का +7 हाईएस्ट है, मैग्नीज का भी +7 हाईएस्ट है, या मैग्नीज का +7 हाईएस्ट है, या क्रोमियम का कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O7 2- में +6 है, और क्रोमियम के लिए +6 हाईएस्ट होता है। तो ये तो चारों ही ऑप्शन ऐसे नहीं आ रहे। चारों ऑप्शन में एक स्पीशीज मैंने ऐसा देख लिया जिसमें एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज होके इससे और ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बोनस है, और ये बोनस था भी सही। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो कैसे हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर 3 में आप देखो, मैग्नीज +3 में है जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कहीं पे है, ये डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है। क्लोरीन 0 है, -1 +1 में क्लोरीन जा सकता है।
क्लोरीन यहाँ पे +3 है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो बेसिकली इसमें जो लास्ट स्पीशीज है दैट इज MnO4- पर मैंगनेट आयन, जिसमें मैंगनीज +7 है। अगर ये MnO4- नहीं होता और ये होता MnO42- विच इज मैंगनेट आयन, तो इसमें मैंगनीज +6 में होता। मैंगनीज यहाँ पे +6 से ऑक्सीडाइज होकर +7 में भी जा सकता था, और मैंगनीज +6 से रिड्यूस होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता था। इन दैट पर्टिकुलर केस फिर ऑप्शन नंबर 3 आंसर होता। बट फिलहाल तो ये क्वेश्चन बोनस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। A 2 gram sample containing MnO2 is treated with HCl, liberating Cl2 gas. MnO2 की रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HCl में से क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करवा के क्लोरीन गैस बन रहा है। दिस क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Ki। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी रिएक्शंस में लिख लेता हूँ। MnO2 इसकी रिएक्शन हो रही है HCl से, तो क्लोरीन को -1 से ऑक्सीडाइज करवा दिया, क्लोरीन गैस बना दिया। ओके, और मैंगनीज खुद रिड्यूस होकर +2 में जाता है। क्लोरीन गैस यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है, इसका रिएक्शन किया है एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन से। Ki सॉल्यूशन दैट मीन्स I-। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I- के इलेक्ट्रॉन ये खुद छीन लेगा, तो क्लोरीन माइनस बनेगा, I- को ऑक्सीडाइज करवा के आयोडीन बनाएगा। इसको तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं, ये लो, सेकेंड रिएक्शन को तो बैलेंस भी कर सकते हैं, और जहाँ बैलेंसिंग हो जाएगी वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, इस आयोडीन को टाइट्रेट करने के लिए 60 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में जो स्टेप नंबर 2 होता है वो कॉमन होता है। पहली स्टेप में तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, Ki सॉल्यूशन में से I- को ऑक्सीडाइज करवा के I2 बना देता है। अब यहाँ पे जितना भी I2 बना है उसको एस्टिमेट करने के लिए सेकेंड स्टेप में I2 की रिएक्शन करवाते हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ। हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2H2O3। क्या बनता है, I2 को ये रिड्यूस कर देता है, सॉरी I2 हाँ रिड्यूस करके 2I- और ये खुद ऑक्सीडाइज होता है S4O6 तो I2 फर्स्ट इक्वेशन में कितना मिलेगा उसको सेकंड इक्वेशन से एस्टिमेट करना पड़ता है। इस इक्वेशन में जितना भी I2 है वो फर्स्ट इक्वेशन से आया है, और यहाँ पर कितना I2 यूटिलाइज हुआ है उसको सक्सेसफुली टाइट्रेट करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन का अमाउंट आपको दिया जाता है। सो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन यू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ I2, और I2 के अमाउंट से फिर आप कैलकुलेट करते हो कि पहली रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कितना अमाउंट यूज हुआ था। तो सेम दे रखा है, I2 को सक्सेसफुली टाइट्रेट करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ विच इज हाइपो सॉल्यूशन। ये बनता है S4O6 Na+ आयन आपको छोड़ो, उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आयोडीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर I- में चला जाता है। इसको हम चाहें तो केवल ये रिएक्टिंग आयन के टर्म में बैलेंस कर लेते हैं, तो S2O3 2- इसके सामने आप 2 लगा दो, S4O6 2- I2 से क्या बन जाएगा 2I-, ये भी बैलेंस्ड है। द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल, तो आपको ये बताना है कि MnO2 के सैंपल में MnO2 का क्या परसेंटेज है। ठीक है, डेटा हमें दे रखा है, हाइपो सॉल्यूशन कितना यूटिलाइज हो रहा है 60 ml 0.1 मोलर। वॉल्यूम को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइपो सॉल्यूशन के मिलीमोल आ जाएंगे। 60 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 6 मिलीमोल। ओके, हाइपो सॉल्यूशन के 2 मोल्स के लिए आयोडीन का 1 मोल रिक्वायरमेंट है, तो 6 मिलीमोल के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड होगा 3 मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा। जितना भी इस रिएक्शन में I2 यूटिलाइज हो रहा है वो आया तो इस रिएक्शन से है, तो I2 का अगर 3 मिलीमोल है तो यहाँ पर Cl2 का भी 3 मोल या 3 मिलीमोल रिक्वायर्ड रहा होगा। ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड है, दोनों के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगर I2 के 3 मिलीमोल बन रहे हैं तो Cl2 के 3 मिलीमोल यूज हुए होंगे, और Cl2 का अगर 3 मिलीमोल है तो MnO2 का कितना मिलीमोल या MnO2 का कितना अमाउंट रहा होगा वो आपको पता करना है। फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उन सभी के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। MnO2 के जितने भी इक्विवेलेंट रिएक्ट किए गए होंगे
एग्जैक्टली उतने ही इक्विवेलेंट Cl2 के बने होंगे। और इक्विवेलेंट कितने होता है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। इसको मैं अगली स्लाइड में ले लेता हूँ। MnO2 प्लस HCl। MnO2 ने HCl को ऑक्सीडाइज करवा के क्लोरीन गैस बना दिया, खुद रिड्यूस होकर Mn2 प्लस में चला गया। इसका एन फैक्टर कितना होगा? मैंगनीज +4 में है, +2 में चला गया, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम हुए, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्लोरीन का देखते हैं एन फैक्टर। क्लोरीन 0 में है और इससे इधर देखो तो क्लोरीन पहले -1 में था। 1 मोल ऑफ क्लोरीन में 2 क्लोरीन एटम्स है और दोनों क्लोरीन एटम 0 से -1 में जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कंज्यूम करेगा। सो 2 क्लोरीन एटम विल कंज्यूम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एन फैक्टर भी कितना है? 2। सो इक्विवेलेंट्स of MnO2 should be equal to equivalents या ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसा भी आप बोलना चाहते हो, of Cl2। इक्विवेलेंट्स होंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो MnO2 के मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर कितना है? 2। और Cl2 के मोल्स अभी अभी निकाले थे, 3 मिली मोल्स आए थे, मल्टीप्लाइड बाई Cl2 का एन फैक्टर कितना है? 2। ये 2 से 2 गया। तो MnO2 के 3 मिलीमोल सैंपल में होने चाहिए, तब जाके ये पूरा इस रिएक्शन का डेटा सही से दे रखा है। MnO2 का 3 मिलीमोल्स होना चाहिए। 3 मिलीमोल का जो मास है ये कितना होगा? 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई MnO2 का मोलर मास, इसका 55 है, +16 +16 32 87। सो दिस इज द मास ऑफ MnO2 विच इज रिक्वायर्ड। और MnO2 का सैंपल आपको दे रखा है 2 ग्राम का। इस 2 ग्राम के सैंपल में इतना MnO2 तो होना चाहिए। सो दिस मच अमाउंट ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना हो जाएगा ये? 267 × 10⁻³ इट इज 0.261 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा? सैंपल में MnO2 प्रेजेंट है 0.261 ग्राम डिवाइडेड बाय सैंपल का मास कितना है? 2 ग्राम का, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 13%। सो दिस विल बी 13% प्योरिटी ऑफ MnO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था ना, 3 स्टेप इन्होंने इन्वॉल्व किया था। पहले MnO2 से HCl को ऑक्सीडाइज करवा के Cl2 बनाया, फिर Cl2 ने I- को ऑक्सीडाइज करवा के I2 बनाया, और फिर I2 कितना बना ये एस्टिमेट करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन यूज़ किया। और फाइनली आपको ये दे रखा था कि हाइपो सॉल्यूशन कितना यूज़ हुआ। तो हाइपो सॉल्यूशन के अमाउंट से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आपने पहली रिएक्शन में MnO2 का अमाउंट निकाला। MnO2 का अमाउंट जो भी आया तो MnO2 का अमाउंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस सैंपल में 13% MnO2 प्रेजेंट था। ओके, let's move on to next question. This is question number 6. 0.4 gram mixture of NaOH and Na2CO3 and some inert impurities are first titrated with N/10, which is 1/10 normal HCl solution. तो HCl एसिड है, तो सॉल्ट के साथ भी ये रिएक्शन करेगा और इस बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर। अच्छा, रिएक्शन कहाँ खत्म करनी है इसके लिए फिनोल्फथलीन इंडिकेटर भी दे रखा है। तो जब इस पूरे मिक्सचर के साथ 1/10 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन का टाइट्रेशन किया गया, 17.5 मिलीलीटर ऑफ HCl was required at the end point. तो 17.5 milliliter of HCl solution is used. Okay. After this, methyl orange was added and titrated. अच्छा, Na2CO3 का एसिड के साथ जो टाइट्रेशन है ना, उस टॉपिक से सवाल है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिनोल्फथलीन जब हम यूज़ करते हैं तो रिएक्शन हमें कहाँ तक करना पड़ता है, और मेथाइल ऑरेंज जब हम यूज़ करते हैं तो Na2CO3 का HCl सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन का क्या इक्वेशन आता है, वो पूरा टॉपिक आपको याद आ जाना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद अगेन इसका टाइट्रेशन किया गया। 1.5 ml ऑफ द सेम HCl सॉल्यूशन वाज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट एंड पॉइंट। अगले टाइट्रेशन के लिए 1.5 ml HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम और लग गया। द वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर इज, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2CO3 है और इम्प्योरिटीज हैं। ये सारा कुछ मिला के 0.4 ग्राम का सैंपल है। इसमें आपसे ये पूछा है कि Na2CO3 का वेट परसेंटेज कितना होगा। ओके, तो NaOH सॉल्यूशन का HCl के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन होगा। पहले फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है ना,
फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का कलर ट्रांजिशन रेंज कितना होगा, 8.2 से लेकर 10.0 तक। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। ऑल इंडिकेटर्स आर सूटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वैसे भी यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, OH माइनस कंज्यूम्स H+, H2O बनेगा प्लस NaCl। लेकिन यहाँ पर Na2CO3 के साथ जब HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो Na2CO3 में कार्बोनेट आयन है, CO3 2-, तो CO3 2- के ऊपर या तो एक H+ अटैच हो सकता है और मैक्सिमम 2 H+ अटैच हो सकता है। एक H+ अटैच होगा तो क्या बनेगा, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, Na+Cl- NaCl, HCO3- प्लस Na प्लस NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है। ये पूरी तरीके से याद रखना है। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है तो आपको इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। 1 मोल ऑफ Na2CO3 विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, और सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलेगा। HCl सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना, 1/10 नॉर्मल, 1/10 नॉर्मेलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, और HCl सॉल्यूशन यूज हुआ है 17.5 मिलीलीटर। HCl का तो एन फैक्टर भी 1 होगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी में अगर एन फैक्टर 1 का डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी भी सेम ही आएगा, तो 1/10 मोलर ही कर लेते हैं इसको। मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो HCl का कितना मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा, 1/10 इंटू 17.5, इट विल बी 1.75 मिलीमोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। और HCl सॉल्यूशन इन दोनों को टाइट्रेट कर रहा है। अज्यूम कर लेते हैं कि इस मिक्सचर में A मोल ये है और B मोल ये है। रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, इसके 1 मोल के लिए ये कितना चाहिए, 1 मोल A, तो A मोल के लिए A चाहिए, इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो B मोल के लिए कितना चाहिए, B। और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना बन जाएगा, B मोल। तो HCl की रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल A प्लस B मोल, विच इज इक्वल टू 1.75 मिलीमोल। ओके, अब क्या है, फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद मिथाइल ऑरेंज को सॉल्यूशन में ऐड किया गया और वापस इसको टाइट्रेट कर रहे हैं। तो अभी वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फर्दर HCl का रिएक्शन होगा। अभी भी ये बेसिक सॉल्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, Na प्लस और HCO3-, HCO3- के ऊपर एक H+ लगेगा, तो क्या बनेगा, H2CO3 प्लस NaCl। H2CO3 इज नथिंग बट H2O प्लस CO2। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करवानी है तो इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आएगा, उसको कौन इन्फॉर्म करेगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करोगे तो एट द एंड पॉइंट, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ आपको क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl यूज करके और H2CO3 बनाना। लेकिन अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है तो सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल HCl यूज करके सोडियम बाइकार्बोनेट तक जाना है। HCl सॉल्यूशन की मोलारिटी है 1/10 मोलर, और सेकेंड टाइम आपको HCl यूज करना पड़ रहा है 1.5 मिलीलीटर। मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मिलीमोल HCl इज यूज्ड। इसके एक के लिए ये एक चाहिए, तो 0.15 मिलीमोल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी कितना चाहिए, 0.15 मिलीमोल। और सोडियम बाइकार्बोनेट बना कितना था, B, तो B की वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, B का वैल्यू आ गया 0.15 मिलीमोल। B का वैल्यू आ गया 0.15 मिलीमोल, और B और किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, Na2CO3 के B मोल अपने पास इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो मिक्सचर में Na2CO3 का अमाउंट आ चुका है, और मिक्सचर में आपको Na2CO3 का वेट परसेंटेज ही पूछा है। अब इसको आंसर करें तो Na2CO3 के B मोल मैंने अज्यूम किए थे और वो आ गए 0.15 मिलीमोल। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na2CO3 का मोलर मास, विच इज़ 106 ग्राम। यहाँ से Na2CO3 का वेट आ जाएगा। Na2CO3 के वेट में टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वेट परसेंटेज आ जाएगा। सो वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ टोटल मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1।
सो दिस इज 10.6, 10 टू पावर -1 अगर आप एडजस्ट कर दोगे, और 15 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा अपने पास 15/40, 15/40 मल्टीप्लाइड बाई 10.6, ऑलमोस्ट 4% आएगा ये. सो दिस विल बी अबाउट 4% सोडियम बाइकार्बोनेट इन द मिक्सचर. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें देखना था वो ये देखना था कि फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ जब हम एंड पॉइंट पे ध्यान देंगे तो सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और जैसे मिथाइल ऑरेंज हम ये ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया पहले से, अब आपके पास बस सोडियम बाइकार्बोनेट बचा है. सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करेगा विच फॉर्म्स H2O + CO2 + NaCl, एंड यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट है या जो एंड पॉइंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस. Fe2+ का रिएक्शन है H2O2 के साथ, A और B सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A और Y है, सॉरी X और Y. MnO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं, MnO4 नेगेटिव आयन पर मैंगनेट आयन, ये भी H2O2 के साथ रिएक्शन हो रही है और CDE बन रहा है. ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दे रखा है X और Y, और एक दे रखा है X', Y' और Z'. मतलब बेसिकली ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है और इन सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हमें सम निकालना है. तो पहले तो ये रिएक्शंस बैलेंस करनी पड़ेंगे. Fe2+ + H2O2, Fe2+ + H2O2 गिव्स A + B. हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर लेते हैं. H2O2 Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+, H2O2 खुद रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बनेगा H2. ओके, बैलेंस करते हैं. पहले ये वाला बैलेंस करता हूँ. अब बैलेंस अदर एटम, आयरन एटम्स आर बैलेंस्ड. बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूजिंग H2O, ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस है. बैलेंस हाइड्रोजन एटम यूजिंग H+, वो भी बैलेंस्ड है. नाउ बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोसेस यहाँ पे अपना देते हैं. बैलेंस अदर एटम वो है नहीं, बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूजिंग H2O, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम कम है, एक H2O मॉलिक्यूल और जोड़ दो. बैलेंस हाइड्रोजन एटम यूजिंग H+, so 2 hydrogen atoms are less, so 2H+ is added. Now balance charge using electron. Okay, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली रिएक्शन को डबल से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दो. टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है लेफ्ट और राइट साइड वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इक्वेशन कितना आएगा 2Fe2+. ओके, और इधर आ जाएगा 2Fe3+. इधर कितना बचेगा 2H+ + H2O, H2O2, and it gives 2H2. अब ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना बेसिक मीडियम में. अब ये रिएक्शन बाय डिफॉल्ट किस में बैलेंस हुआ है एसिडिक मीडियम में. तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करना है, पहले तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ OH- आयंस दोनों साइड जोड़ दो. तो बैलेंस जो रिएक्शन है वो इम्बैलेंस भी नहीं होगा और रिएक्शन में OH- आयंस आ जाएंगे. 2H+ + 2OH- ये मिला के क्या बना देंगे 2 वाटर, और राइट साइड भी 2 वाटर है, लेफ्ट साइड भी 2 वाटर है. 2 वाटर एंड 2 वाटर विल बी कैंसल्ड. ओवरऑल ये रिएक्शन आ जाएगी 2Fe2+ + H2O2 gives 2Fe3+ + 2OH- आयंस. अब प्रीवियस रिएक्शन को हम देखते हैं. इसमें 2Fe2+ है, अपने पास भी 2Fe2+ आ रहा है, और जो सब्सटेंस बन रहे हैं A और B वो है Fe3+ एंड OH- आयंस, और दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 2 और 2. तो X और Y की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 2 और 2. अब आपको नेक्स्ट रिएक्शन देखना पड़ेगा. इस रिएक्शन को यही बैलेंस कर लेते हैं. पर मैंगनेट आयन और H2O2, तो पर मैंगनेट आयन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2, तो पर मैंगनेट आयन H2O2 को ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद रिड्यूस होगा. MnO4- खुद रिड्यूस होके कहाँ जाता है Mn2+ में जब मीडियम एसिडिक होता है, और H2O2 को ही ऑक्सीडाइज करवाएगा. H2O2 को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो क्या बनेगा O2, ऑक्सीजन गैस. हाँ, -1 से ऑक्सीजन 0 में चला जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड. नाउ यू हैव टू बैलेंस. So balance other atom, manganese atoms are balanced. Balance oxygen atom using H2O molecules. Okay. Balance hydrogen atom using H+. तो 8H+ इधर लगा दो आप. Now balance charge. So 5 electrons. Balance other atoms. तो second equation में other atom तो है नहीं. Balance oxygen atom. Oxygen atoms are balanced. Balance hydrogen atom using H+. Now balance charge.
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 16H प्लस 2MnO4 माइनस, ओके, प्लस 2Mn2 प्लस 8H2, ये हो जाएगा 5H2O2, ओके। नाउ 5O2 प्लस 10H प्लस, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। इधर 16H प्लस है, इधर 10H प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 6H प्लस विल बी लेफ्ट। तो इक्वेशन कुछ ऐसा ही आ रहा है, लेफ्ट साइड 2MnO4 माइनस 5H2O2 एंड 6H प्लस। तो सिमिलरली जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास प्रोडक्ट वाले सब्सटेंस में आएंगे वो एज इट इज काउंट करने। प्रोडक्ट अपने पास क्या है, सी, डी और ई, 3 प्रोडक्ट है। यहाँ पे 3 ही है क्या, यस, एक Mn2 प्लस है, एक H2O है और एक O2 है। तो इन तीनों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 8 एंड 5। इन सभी का सम करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। हाफ रिएक्शन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व और टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। बस यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि पहली इक्वेशन में क्या हुआ, H2O2 बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करवा के Fe3 प्लस में पहुंचा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड इक्वेशन में है, तो यहाँ पर जो परमैंगनेट आयन है ना, वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवाएगा। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड खुद क्या बनेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। रिएक्शन को एक को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, दूसरे को बेसिक मीडियम में। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए सब्सटेंसेस के वो सब देखे, सभी का सम किया एंड 19 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। कुछ मेटल आयंस है, इनके रिडक्शन प्रोसेस का ई नोट आपको दे रखा है। रिडक्शन के लिए जो ई नोट होगा दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। द रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप सोचिए, जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सामने वाले को इजीली रिड्यूस करेगा, मतलब खुद इजीली ऑक्सीडाइज होगा। और खुद इजीली ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली आप देख लो किसका SRP कम है उसी का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। सबसे कम SRP है, ये सारे SRP ही दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे कम SRP है -2.87, उससे कम है, सॉरी उससे ज़्यादा है 2.36, -2.36। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम देन मैग्नीशियम, देन जिंक एंड देन निकल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये तो सबसे आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। 4 मटेरियल आपको दे देंगे, 4 इलेक्ट्रोड, और उनका या तो रिड्यूसिंग पावर कंपैरिजन करवा लेंगे या ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर में आपको क्या देखना है, रिड्यूसिंग पावर उसी का हाईएस्ट होगा जिसका SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट बोलो या SRP लोएस्ट बोलो, एक ही बात है। इस तरीके से इन वैल्यूज से रिड्यूसिंग पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ओके, NaOH इज अ बेस, ऑक्सैलिक एसिड इज अ एसिड। इन दोनों का टाइट्रेशन करना है। ऑक्सैलिक एसिड हमें दे रखा है 1.25 मोलारिटी का, और ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम अगली लाइन में दे रखा है 10 मिलीलीटर। जब टाइट्रेशन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूटिलाइज होगा। 5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, 5 एक्सपेरिमेंट में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ सब यहाँ पे दे रखा है। तो वॉल्यूम तो गिवन है, तो डेफिनेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मोलारिटी ही हमसे पूछा होगा। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो अलग अलग 5 एक्सपेरिमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी वॉल्यूम की वैल्यू का एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम की वही वैल्यू आप कंसिडर करना जो कि एक दूसरे से ±0.1 ml के अंतर में हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वैल्यू है कि 5 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है और एक में 4 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है, तो 5 और 4 दोनों करेक्ट नहीं है। करेक्ट वो है जो बाकी सभी वैल्यूज़ के साथ 0.1 मिलीलीटर के रेंज में होगा। वहाँ पे जाके अपने जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है ना उसके करेक्ट रिजल्ट आएंगे। तो सारे वैल्यूज़ एक दूसरे के 0.1 मिलीलीटर प्लस माइनस रेंज में है, तो इन सारी वैल्यूज़ को कंसीडर किया जा सकता है। दीज ऑल वैल्यूज़ आर ऑलमोस्ट करेक्ट वैल्यूज़, इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा।
तो इन सारे वॉल्यूम की वैल्यू का सम करो और टोटल 5 एक्सपेरिमेंट है तो 5 टाइम्स डिवाइड आप करो, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 4.44 मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है कि NaOH सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा। NaOH सॉल्यूशन में कितना OH माइनस है, एक OH माइनस। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड की शक्ल आपको पता ही है, ये 2H प्लस दे सकता है। और टाइट्रेशन कब कंप्लीट होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH माइनस। 1 H प्लस कंज्यूम्स 1 OH माइनस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। H प्लस के मोल ऑफ कोर्स एसिड से ही आएंगे। एसिड के मोल कितने हैं, 1.25 मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीलीटर। मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूट विच इज एसिड, उसके मोल आ जाएंगे, मिली मोल आएंगे वैसे ये, क्योंकि ये मिलीलीटर है। और एसिड के मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, एसिड के मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H प्लस के मोल आ जाएंगे। तो H प्लस के मोल कितने हो जाएंगे, 1.25 इंटू 10 मिली मोल मल्टीप्लाइड बाई 2। और जितना H प्लस के मोल हैं उतना ही OH माइनस के मोल होने चाहिए। OH माइनस के मोल कितने होंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 4.4 मिलीलीटर। ओके, दिस इज NaOH के मोल मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि एक NaOH में एक ही मोल OH माइनस निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.5, 25 डिवाइडेड बाई 4.4, दिस इज इक्वल टू मोलारिटी। ये मिलीमोल है, वो मिलीलीटर है, तो सीधा मोलारिटी आ ही जाएगा। 25 में 4.44 का डिवाइड करेंगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेट टू, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में ये 6 आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा, 6। देन द मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन विल बी 6। तो 6 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा मोलारिटी है। तो ओके, कहीं पर मिस्टेक यहाँ पे हुआ नहीं होगा, सारी वैल्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि NaOH सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, वो सारे वॉल्यूम एक दूसरे से प्लस माइनस 0.1 मिलीलीटर की रेंज में। सभी वॉल्यूम का आपने क्या किया, एवरेज निकाल लिया, विच इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड। मोलारिटी हम मान लिया, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, NaOH के मोल मल्टीप्लाई 1 करेंगे OH माइनस आइंस के मोल, और जितना OH माइनस आइंस के मोल होंगे उतना H प्लस आइंस के मोल होने चाहिए। 25 डिवाइडेड बाई 4.4, अप्रॉक्सीमेटली 6 मोलर NaOH सॉल्यूशन आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। The Gibbs free energy for the decomposition of aluminium oxide at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डीकम्पोजिशन का रिएक्शन आपको दे रखा है, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना होगा। रिएक्शन में डेटा क्या है, सॉरी डेल्टा जी आपको दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन। अगर इस रिडक्शन को या इस डीकम्पोजिशन को हम करना चाहें तो कितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ई नोट आपसे पूछा है, डेल्टा जी नोट हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो डेल्टा जी दे रखा है, और पोटेंशियल मतलब ई पूछा है, तो डेल्टा जी और ई में कोई रिलेशनशिप है, यस, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, 966 किलो जूल मल्टीप्लाइड बाई 1000 जूल इज इक्वल टू, रिएक्शन का डेल्टा जी ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो यहाँ तो पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली आपको इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, एन की वैल्यू पुट करेंगे, एफ कितना होता है 96500 मल्टीप्लाइड बाई कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ई, मिनिमम इतना पोटेंशियल तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई कितना आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। और इस रिएक्शन को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करवाना है तो उसके लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ई का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उस मैग्नीट्यूड के इक्वल या उस मैग्नीट्यूड से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो पाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, बस इतना आइडेंटिफाई करना है। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 में होता है कंपाउंड में, और एल्यूमिनियम 0 में जा रहा है। एल्यूमिनियम के रिडक्शन से या ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से, नहीं, एल्यूमिनियम +3 में है, 0 में चला गया, रिडक्शन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम के रिडक्शन से या फिर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से, कहीं से भी आप देख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेंगे। हाउ मेनी एल्यूमिनियम एटम्स, 2/3 × 2,
4/3 एल्यूमिनियम एटम्स है और हर एल्यूमिनियम एटम +3 से 0 जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ आ जाएगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। सो दिस इज 966 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 96500, दैट इज इक्वल टू E। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 वोल्ट के करीब। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख लो कि इस रिएक्शन को छोड़ के कोई और दूसरी रिएक्शन भी दी जा सकती है और बोलेंगे कि इस रिएक्शन के अकरेंस के लिए मिनिमम पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शन का डेल्टा जी हमें दे रखा होगा और अगर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो डेल्टा जी के बराबर एनर्जी बेसिकली सप्लाई करनी पड़ेगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF होगा। ई पोटेंशियल आप यहाँ पे निकाल पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। Standard reduction potential of these 3 electrodes are given. The reaction X plus Y2 plus that gives X2 plus Y will be spontaneous. आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी और 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड है। आयरन का इलेक्ट्रोड है, निकल का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है और आयरन, निकल और जिंक को यूज़ करके ये इक्वेशन हमें फिजिबल करवानी है। तो इक्वेशन फिजिबल कौन सा होता है, इक्वेशन केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है, जिसका डेल्टा जी कितना हो नेगेटिव या जिसका ई नॉट कितना हो पॉजिटिव। रिएक्शन रिडॉक्स है तो रिडॉक्स रिएक्शन को कंसीडर कर लो कि एक सेल रिएक्शन है, तो ई सेल कितना आना चाहिए पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी। ई सेल कितना होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एक्स X2 प्लस में जा रहा है तो एक्स वाला तो क्या हो गया, एनोड हो गया, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये तो एक्स वाला तो एनोड हो गया ये। और Y2 प्लस से Y में जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है उसको क्या कंसिडर करते हैं, कैथोड। तो Y वाला कैथोड हो गया। तो कैथोड और एनोड X और Y आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया। अब SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ Y माइनस SRP ऑफ X आपको करना है। इससे आ जाएगा ई सेल। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, ई नॉट सेल आएगा और ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन फिजिबल होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे आप पहला ट्राई करो, X निकल हो तो निकल वाले का SRP कितना है सेकेंड नंबर पे -0.23 वोल्ट माइनस। और Y अपने पास कौन है, ये जिंक। जिंक वाले का SRP कितना है -0.76 वोल्ट। इन दोनों को अगर आप लोगे तो ये ई नॉट सेल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर 2 और 4 भी चेक करना। आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। Y हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे और Y अपने पास क्या है, कैथोड। तो Y निकल है, निकल को कैथोड, तो इसका हो गया -0.23 वोल्ट। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड अपने पास कौन है, X, और X है जिंक। जिंक का SRP आपको दे रखा है -0.76 वोल्ट। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो -0.23 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट आप करोगे सॉल्व तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा। अगर इसमें आप X और Y की जगह जिंक और निकल पुट करोगे तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बिकॉज ई नॉट सेल विल बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। How long should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen gas which is released can completely burn 27.66 gram of diborane? डाइबोरेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कितने टाइम तक करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है। पहले डाइबोरेन का जो इक्वेशन है कितना है, B2H6। बर्न करना है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। बोरोन अगर बर्न होगा तो बोरोन का ऑक्साइड B2O3 बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड सब जानते ही हैं H2O बनेगा। बैलेंस करें, बोरोन की टर्म में बैलेंस है, हाइड्रोजन की टर्म में बैलेंस हो गया। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 3 and 3, 6 ऑक्सीजन एटम है तो O2 के सामने आपको 3 लगाना पड़ेगा। डाइबोरेन दे रखा है 27.66 ग्राम और डाइबोरेन का जो मोलर मास है वो कितना होगा, मास में मोलर मास का डिवाइड करेंगे तो डाइबोरेन के मोल पता चलेंगे। B2 10.8 plus 10.8 it is 21.6 plus 6 तो ये कितना हो जाएगा 26.6 नहीं 27.6। तो 27.6 का आप डिवाइड करो इसमें, ऑलमोस्ट ये 1 मोल ही आ गया। और 1 मोल
डाइबोरेन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 3 मोल्स, या वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको कितना लगेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 32, 96 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होता है 32 ग्राम, तो 3 मोल्स का मास हो जाएगा 96 ग्राम। 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और ये सारा ऑक्सीजन मिलना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से इतना ऑक्सीजन गैस हमें मिलना चाहिए, तो करंट कितना पास करना पड़ेगा, कितने समय के लिए पास करना पड़ेगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। कोई भी सब्सटेंस जो कैथोड या एनोड पे डिस्चार्ज होता है उसका W अमाउंट के लिए कितना वेट उसका डिस्चार्ज होता है, E डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो ऑक्सीजन गैस जिसका 96 ग्राम आपको डिस्चार्ज करना है, या 96 पुट किया, ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट आपको पुट करना पड़ेगा 96500 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना होगा 100 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, कितना टाइम ये आपसे पूछा है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू सेकंड। तो करंट है 100 एम्पियर का, कितने टाइम के लिए, t सेकंड के लिए, और बस यहाँ पे क्या पुट करना बाकी, ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन गैस बनेगा कहाँ से, वाटर से, वाटर से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस बनेगा। ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर आप एस्टिमेट करो यहाँ पे। ऑक्सीजन गैस में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन किस में है, 0 में। 0 से कहाँ जाएंगे, H2O के अंदर O-2 होता है, तो ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन एटम 0 से -2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ऑक्सीजन गैस का जो एन फैक्टर है वो आ जाएगा 4। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन गैस का कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ऑक्सीजन गैस इज O2 गैस, O2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम और एन फैक्टर अभी अभी कितना आ गया 4, तो मॉलिक्यूलर मास में एन फैक्टर 4 का डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय Q, इट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड। कौन सा सब्सटेंस, ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा, और कितना डिस्चार्ज होना चाहिए 96 ग्राम। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, और t इज इक्वल टू जितने भी सेकंड आएंगे आपको इसमें 3600 सेकंड का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड का आप डिवाइड करोगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, 3.2 आवर्स। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 3.2 आवर्स एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट भी था, और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखो तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन है लास्ट वाले सेक्शन में। उसके लिए आपको ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ऑक्सीजन गैस O2 गैस का एन फैक्टर 4 ही आएगा। वाटर से जब O2 गैस बनेगा तो O2 का एन फैक्टर 4 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक सेल है अपने पास, जिंक से जिंक 2+, ये हो गया एनोड, और Mx+ से M, ये हो गया कैथोड। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड है, ठीक है। डिफरेंट हाफ सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो, ओके। इफ E0 इज -0.76 वोल्ट, जिंक का SRP दे रखा है, विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। E0 सेल की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम आएगी, तो E0 सेल कितना होगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड तो चलो जिंक को बनाना ही है, और जिंक वाले इलेक्ट्रोड का SRP -0.76 वोल्ट है, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। तो कैथोड का SRP कितना होना चाहिए, कैथोड का SRP ज्यादा होना चाहिए, SRP जितना ज़्यादा होगा E0 सेल उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल है इन सबको कैथोड बनाना है। इसमें SRP की वैल्यूज़ दे रखी है Mx+ से M, और ये SRP की वैल्यूज़ हाईएस्ट किसके लिए है, Au 3+ से Au 1.40। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। कैथोड हमें ये गोल्ड का इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा, इसी का वैल्यू SRP का हाईएस्ट है, और कैथोड का अगर SRP हाईएस्ट होगा तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ये डिफरेंस हाईएस्ट आएगा, E0 सेल हाईएस्ट हो जाएगा, यही आपको लाना है। तो ये एक आसान सा सवाल यहाँ पे था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
lambda m naught limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity, that means application of Colrosh law. Limiting molar conductivity of NaCl, HCl and Na, these three electrolytes, इन सभी का limiting molar conductivity हमको दे रखा है respectively 1.64, 1.26.4, 425.9 and 100.4 Siemens per centimeter square per mole. If the conductivity of 0.01 molar HA solution, okay, is this much, then the degree of dissociation of HA. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फार्मूला आपको कौन सा दिमाग में आएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कौन सा है? HA. क्या HA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है क्या? Na का दे रखा है, HCl का दे रखा है, NaCl का दे रखा है, लेकिन HA जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखा है. तो पहले आपको HA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा और फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा. दोनों का रेशो लेंगे तब जाके अल्फा आएगा. मोलर कंडक्टिविटी आप इसका निकाल पाओगे? तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि HA का ही कंडक्टिविटी दे रखा है और कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी. अच्छा, इस फॉर्मूले में 1000 ऊपर ही प्लेस करना है. यस, क्योंकि कंडक्टिविटी आपको किस में दे रखी है? सीमेंस पर सेंटीमीटर में. कंडक्टिविटी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई मोलारिटी विच इज 0.001. ये 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा. 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3. 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा 10 की पावर 1. तो इसका मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यूनिट वही रहेगी. तो मोलर कंडक्टिविटी तो आ गया है और लैम्डा निकालने के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हमें चाहिए. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी कॉलरॉश लॉ की एप्लीकेशन से. कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है? जैसे ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइंस और एनाइंस होते हैं. तो कैटाइंस और एनाइंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करने से इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है. इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 126.4. ये किसका है? Na प्लस का. और Cl माइनस भी कितना है इसके अंदर? एक ही है ना, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सिमिलरली HCl का कितना दे रखा? 425. तो 425.9 शुड बी इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन सा आयंस है? H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग स्टेट में और Cl माइनस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. एक Cl माइनस आयन और एक H प्लस आयन है. नंबर ऑफ आयंस अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होता तो लेट अस से कि Cl माइनस आयंस अगर 2 होते तो Cl माइनस आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को 2 से भी मल्टीप्लाई करते, बट फिलहाल सब एक एक आयंस ही है. और तीसरा कौन सा? Na. Na का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 100.5. इट शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A माइनस. ये 3 इक्वेशंस हमारे पास है और हमें किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए? HA का. तो HA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा? सर H प्लस आयन और A माइनस आयन का जोड़ दो, आ जाएगा. H प्लस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, A माइनस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. अगर ये सम आ जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HA. क्या ये सम आप ला सकते हो क्या इन तीनों इक्वेशन से? ला तो सकते हैं. ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को तो प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं. इन दोनों का सम करेंगे तो H प्लस और A माइनस का सम हो जाएगा. एक्स्ट्रा कौन आएगा? Na प्लस और Cl माइनस. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 माइनस करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस को Na प्लस और Cl माइनस की जो टर्म्स है वो कैंसिल कर देंगे. इन दोनों का सम करो, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 526.4. अच्छा, ये तो इतना ही हो गया 526.4. उसमें से 126.4 आप हटा दोगे तो ये 400 ही बचेगा. तो HA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यूनिट मेरे को पता है तो सॉल्व कर लो. मोलर कंडक्टिविटी है 50, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 400. ये हो जाएगा 1/8. 1/8 कितना होता है? 0.125. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने मॉड्यूल में कम से कम 5-7 बार तो किए ही होंगे और जेईई मेन में भी ये सारे सवाल बहुत सारी बार पूछे गए.
तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे आप अच्छे से ध्यान देना। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो मेथड आप पक्के से सीखना। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करना सीख लोगे तो आप देखना कि फाइनल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। 250 ml of a waste solution obtained from the workshop of Goldsmith contains, एक वेस्ट सॉल्यूशन है 250 ml का जिसमें AgNO3 का 0.1 मोलर सॉल्यूशन और 0.1 मोलर AuCl का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बाय पासिंग 2 वोल्ट ओके फॉर अ टाइम ऑफ 15 मिनट एंड 1 एम्पियर करंट। द मेटल और मेटल्स मतलब एक से ज़्यादा मेटल भी डिपॉजिट हो सकता है, वो कौन होगा? तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या होंगे? Ag प्लस आयंस भी होंगे, Au प्लस आयंस भी होंगे। कितना होगा? मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एक सॉल्यूशन है 250 ml का, उसी के अंदर AgNO3, उसी के अंदर AuCl का सॉल्यूशन है, दोनों की मोलारिटी 0.1 दे रखी है। तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूट AgNO3 के मोल आ जाएंगे, और AgNO3 के जितने मोल होंगे Ag प्लस के भी उतने ही मोल होंगे, क्योंकि AgNO3 के अंदर एक ही Ag है। 0.1 को मल्टीप्लाई करो 250 ml से, तो 0.1 इंटू 250 ml कितना हो जाएगा? 25 मिली मोल। तो 25 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स विच इज 0.025 मोल्स। एग्जैक्ट मोलारिटी Au प्लस का भी है तो उसका भी एग्जैक्ट ही आएगा। 0.025 मोल्स ऑफ Ag प्लस ऑफ Au प्लस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आप करंट पास करेंगे तो पहले कौन यहाँ पे कैथोड पे डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन उसी का होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दे रखे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको साफ दिख रहा है Au प्लस का ज़्यादा है, तो पहले कौन होगा? गोल्ड रिड्यूस होगा, सबसे पहले गोल्ड रिड्यूस होगा। अब मान लीजिए कि गोल्ड पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया और अभी भी आपके पास ये करंट की जो सप्लाई है वो बनी हुई है, तो उसके बाद फिर Ag प्लस का रिडक्शन चालू होगा, तो Ag भी डिपॉजिट होगा। तो चेक कर लेते हैं कि गोल्ड पूरा डिपॉजिट हो पाएगा या गोल्ड बहुत कम डिपॉजिट होगा, उसके बाद ही ये करंट और टाइम जो दे रखा है ये सब खत्म। 1 एम्पियर का करंट है, 15 मिनट तक पास करेंगे। तो वेट ऑफ द गोल्ड दैट विल बी डिपॉजिटेड, फैराडेज फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन हो गई। कितना होगा? E/96500 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो गोल्ड का जो वेट डिपॉजिट होगा ये कितना हो सकता है? गोल्ड का एटॉमिक वेट और उसमें एन फैक्टर का डिवाइड करोगे तो आपको E मिलेगा उसका। Au प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, एन फैक्टर तो 1 होगा, एटॉमिक वेट अराउंड 197 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। चार्ज कितना होगा? करंट इंटू टाइम। तो करंट है 1 एम्पियर का, टाइम कितना हो गया? 15 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से जो गोल्ड का वेट डिपॉजिट होगा, तो ये गोल्ड का वेट जो डिपॉजिट होगा ये तो कम आ जाएगा, लेकिन अभी भी जो गोल्ड है ना वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। Au प्लस के जो मोल है वो 0.05 मोल है, और 0.05 मोल के हिसाब से गोल्ड का जो अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो ज़्यादा है, और गोल्ड केवल इतना डिपॉजिट हो पाएगा इस करंट को पास करने से। तो सिल्वर प्लस का डिपॉजिट होने का नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, तो केवल और केवल कौन डिपॉजिट होगा? गोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। An acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere current as per the following equation. Okay, डाइक्रोमेट आयन का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट है जिसको 8 मिनट तक के लिए हम पास कर रहे हैं। अब आगे क्या है? अमाउंट ऑफ क्रोमियम 3 प्लस ऑब्टेन्ड वाज 0.104 ग्राम। अच्छा, इस रिएक्शन में डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हो रहा है जिससे कि क्रोमियम 3 प्लस आयंस मिल रहे हैं। क्रोमियम 3 प्लस आयंस का कितना वेट यहाँ पे है? 0.104 ग्राम। द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इन द परसेंटेजेस। तो इस प्रोसेस का, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का आपसे एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी पूछा है तो ये बात पक्की होगी कि यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इससे शायद क्रोमियम 3 प्लस का अमाउंट जो मिलना चाहिए था वो ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकल में कम अमाउंट मिल रहा होगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में? परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो भी सब्सटेंस यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है उसका वेट, तो वेट ऑफ द डिस्चार्ज सब्सटेंस एक्सपेरिमेंटली और डिवाइडेड बाय वो कितना डिस्चार्ज होना चाहिए था वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों का रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो एक्सपेरिमेंटली क्रोमियम 3+ यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज 0.104 ग्राम। अभी थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए ये तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है या जो डिस्चार्ज होता है उसका कितना वेट वहाँ पे मिलेगा वो हम फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बता देते हैं। तो क्रोमियम 3+ की बात चल रही है, तो क्रोमियम 3+ का जितना भी वेट यहाँ पे आना चाहिए विट इज इक्वल टू E/96500 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो क्रोमियम 3+ का यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, उसके लिए क्रोमियम 3+ का एन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। तो क्रोमियम 3+ है, पहले डाइक्रोमेट में क्रोमियम क्या था +6 था, और ये तो रिएक्शन बैलेंस कर रखी है, तो यहाँ से तो मैं एन फैक्टर सीधा ही बता सकता हूँ। 2 क्रोमियम आयंस के लिए इस रिएक्शन में 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो 1 क्रोमियम आयन के लिए कितना होगा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम आयन का एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका एन फैक्टर अगर 3 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो क्रोमियम का एटॉमिक वेट कितना है 52 में 3 का आप डिवाइड करो, दिस विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम 3+ आयंस। 96500 का डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाई 96500 फेराडे कांस्टेंट होता ही है, यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96000 यूज़ करनी है। 96000 आप यूज़ कर लो ताकि आंसर सही आ सके। और चार्ज कितना है, तो करंट है 2 एम्पियर का जो कि फ्लो कर रहा है 8 मिनट के लिए। 8 मिनट में कितना होगा 8 × 60 सेकेंड। दिस इज द वेट ऑफ क्रोमियम 3+ विच शुड बी डिपॉजिटेड, और ये क्रोमियम 3+ का जो वेट है ये मिलना चाहिए। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.173 ग्राम, और 0.173 ग्राम क्रोमियम 3+ यहाँ पे आना चाहिए, बट एक्चुअली में ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें कितना आ रहा है 0.104 ग्राम, जो कि कम ही आ रहा है, इसीलिए जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 100% से कम आएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.104 ग्राम क्रोमियम 3+ आयंस मिल रहे हैं, जबकि इस डेटा के अनुसार कितने मिलने चाहिए थे 0.173 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करेंगे 60% आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60%। ओके, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करके क्रोमियम 3+ का जो अमाउंट यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है वो आपने निकाला। एक्चुअली में क्रोमियम 3+ का अमाउंट जो डिस्चार्ज हो रहा है एक्सपेरिमेंटली वो दे रखा था, दोनों का रेशो लिया 100 से मल्टीप्लाई किया, इस प्रोसेस का परसेंटेज एफिशिएंसी आपको पता चल गया। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। A KCl solution of conductivity 0.14 Siemens per meter shows a resistance of 4.19 ohm in a conductivity cell. Okay, conductivity cell that means electrolytical cell में KCl का solution है और इस solution का conductivity given है, resistance given है। अब आगे क्या है, if the same cell is filled with HCl solution, तो इस electrolytical cell में से KCl का solution हटा दिया होगा और HCl का solution यहाँ पे fill किया है। If the same cell is filled with HCl solution, the resistance drops to 1.03 ohm, the conductivity of HCl solution. तो सबसे पहले KCl solution है, बाद में HCl solution है। HCl solution का conductivity आपसे पूछा है। conductivity का फॉर्मूला क्या होता है, conductivity is equal to G into G star। ये G क्या होता है 1 upon resistance, जिसको conductance भी बोलते हैं। G star क्या होता है सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू तब आएगी अपने पास HCl सॉल्यूशन की जब G और G स्टार हमें पता होगा। कंडक्टेंस विच इज G, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1.03 ओम, लेकिन उसके पहले आपको ये सेल कांस्टेंट G स्टार की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो पहले आपको डेटा दे रखा है KCl सॉल्यूशन के बारे में वो यूज़ करना पड़ेगा। KCl सॉल्यूशन में भी सेम है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4.19 ओम और KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है 0.14 सीमेंस पर मीटर। ओके, तो यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, G इंटू G स्टार, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज़ 1 अपॉन 4.19 ओम, और सेल कांस्टेंट G स्टार वो आपको पता नहीं है, तो इस सेल का सेल कांस्टेंट यहाँ से मिल जाएगा, कंडक्टिविटी है 0.14। तो G स्टार की वैल्यू हो गई है 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 4.19, और G स्टार सेल कांस्टेंट होता है L/A, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट हो जाएगा पर मीटर। अब जो G स्टार दैट मीन्स सेल कांस्टेंट इस कंडक्टिविटी सेल का यहाँ से मिला है, उसको आप सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर लो। दोनों में पहले KCl का सॉल्यूशन था, अब HCl का सॉल्यूशन है, लेकिन KCl और HCl का सॉल्यूशन आपने सेम कंडक्टिविटी सेल में लिया है, तो कंडक्टिविटी सेल अगर सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट यहाँ पे सेम ही रहेगा।
यूज़ कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1.03 ओम मल्टीप्लाइड बाई 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 4.19 जी स्टार। ओके, जी स्टार की जगह ये पुट कर दिया। ये जो कंडक्टिविटी अब यहाँ से आएगी 0.14 into 4.19 divided by 1.03 ohm, this conductivity will be about almost 0.57, almost 0.57। इसको आप कैसे लिख पाओगे? 57 into 10 to power minus 2। इसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 57। बहुत ही एकदम स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको पहले वाले जो डेटा था उससे कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना था, और उसी सेल कांस्टेंट को आप दूसरे जो HCl का सॉल्यूशन दे रखा था वहाँ पे यूज़ करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसीडर द सेल एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल आपको दे रखा है, इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर ये Fe2 प्लस आयन और Fe3 प्लस आयन दोनों ही आयन्स प्रेजेंट है। ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयरन प्रेजेंट एज Fe3 प्लस आयन्स एट द सेल पोटेंशियल 1.500 वोल्ट। तो ये कैथोड हो गया। कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो Fe2 प्लस आयन्स और जो Fe3 प्लस आयन्स प्रेजेंट है, आपको ये बताना है कि Fe3 प्लस आयन्स या Fe2 प्लस आयन्स का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। और इस सेल का सेल पोटेंशियल दे रखा 1.500 वोल्ट। सेल का सेल पोटेंशियल इस स्टेट पे दे रखा है, तो नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। सेल का सेल पोटेंशियल है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन इंटू लॉग क्यू। एन और क्यू अगर आपको निकालना है तो उसके लिए पहले सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। E नॉट सेल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, E सेल भी आपको दे रखा है, पुट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे तो शायद हमें Fe2 प्लस आयन या Fe3 प्लस आयन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी। ट्राई करते हैं। E नॉट सेल होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? Fe3 प्लस Fe2 प्लस आयन वाला सेक्शन, और इसका SRP ही दे रखा है, +3 से +2 जाना SRP कहलाएगा। तो कैथोड का SRP है 0.77, और जिंक इलेक्ट्रोड का SRP दे रखा है, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग क्यू। एन और क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये ई सेल कितना दे रखा? 1.50 वोल्ट। 0.77 में से 0.76 को अगर प्लस किया जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 1.53 वोल्ट। 1.53 वोल्ट। बाकी ये एज इट इज़ अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले सेल रिएक्शन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, एनोड में क्या है? जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस आयंस, +2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। इधर Fe3 प्लस आयंस और Fe2 प्लस आयंस है, और कैथोड में Fe3 प्लस आयन Fe2 प्लस आयन आपस में इंटर कन्वर्ट हो रखे होंगे। कुछ ऐसा लिखेंगे ताकि रिडक्शन हमें दिखे। तो Fe3 प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 प्लस। ये हो गया कैथोडिक हाफ, एनोडिक हाफ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इन दोनों को सम करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन कितना आएगा? जिंक सॉलिड और लेफ्ट में कौन है? 2 Fe3 प्लस आयंस, दैट गिव्स जिंक 2 प्लस आयंस प्लस 2 Fe2 प्लस आयंस। और कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का, तो एन की वैल्यू 2 आ चुकी है। और क्यू का वैल्यू कितना आएगा? तो प्रोडक्ट में कौन है? जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। आयरन 2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाई जिंक सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 होगा ही सही, और Fe3 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 दे रखी है, आप इसकी जगह 1 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू का वैल्यू अपने को मिल चुका है। क्यू का वैल्यू है Fe2 प्लस आयंस Fe3 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पावर 2। ओके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, पावर 2 को आगे ले आते हैं, तो ये बचेगा लॉग Fe2 प्लस के मोल्स या Fe3 प्लस के मोल्स का रेशियो। वैसे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वही उनके मोल्स का रेशियो होगा। अब इसको सॉल्व करना बस बाकी रह गया। 1.50 में से 1.53
अगर ये हटाएंगे तो कितना बचेगा, -0.03 वोल्ट इक्वल टू -0.0591, और ये 2 से 2 कट जाएगा, लॉग कौन है, Fe2 प्लस आयंस है, और यहाँ पर Fe3 प्लस आयंस है, पावर 1 पावर 1, नेगेटिव नेगेटिव गया। आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी लॉग Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयंस का रेशियो, ये कितना मिल जाएगा, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.0591। इसके बाद इसका एंटीलॉग भी लेना पड़ेगा, तो एंटीलॉग लेने के बाद फाइनली जो वैल्यू आती है Fe2 प्लस आयन और Fe3 प्लस आयंस के मोल्स का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी अबाउट ऑलमोस्ट 3.22, दिस विल बी अबाउट ऑलमोस्ट 3.22। ये आप सॉल्व करके देखना, एंटीलॉग आप ही को लेना पड़ेगा। अब Fe2 प्लस आयंस और Fe3 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मिल गया है। अच्छा, जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा वही इनके मोल्स का रेशियो होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे भी क्या लोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला फैक्टर तो कट ही जाएगा, ऊपर बचेंगे Fe2 प्लस के मोल, नीचे बचेंगे Fe3 प्लस के मोल, इन दोनों के मोल का रेशियो है 3.22। अब फाइनली पूछा गया Fe3 प्लस आयंस इस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो ऐसा करते हैं, Fe2 प्लस आयन के मोल अज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में 3.22, Fe3 प्लस आयन के मोल अज्यूम कर लेते हैं 1, ताकि इन दोनों का मोलर रेशियो कितना हो जाए, 3.22 डिवाइडेड बाई 1। तो अजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है। Fe3 प्लस आयंस के जो मोल्स है इनका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसके मोल हो गए 1, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, दोनों मोल्स का आप सम कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 3.22 प्लस 1, it is 1 by 4.22 and it will be about almost 24 और 24 into 10 की पावर -2। अब ये आंसर कैसे रिपोर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है Fe3 प्लस का x इंटू 10 की पावर -2, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24, 1/4.22, यस इट विल बी अबाउट ऑलमोस्ट 24 इंटू 10 टू पावर -2। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपको पता तो चल ही गया कि सेल है तो उसका E0 सेल दे रखा है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड करने से E0 सेल पता चलता है, और सेल का सेल पोटेंशियल भी दे रखा है। तो सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दोनों दे रखा है, नर्स इक्वेशन आपको यूज़ करनी थी, और जो भी पूछा था थोड़ी देर सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आ ही जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है और सीधा बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। तो पूरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो सीरीज है हम वो याद करते ही हैं, और सीधा सा पूछ लिया है कि यहाँ पर किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लोरीन एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है, बहुत ईजिली रिड्यूस होना चाहता है, सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहता है, इसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। SRP सीरीज़ को आप रेफ़र करना, SRP सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मिलेंगे नॉन मेटल्स के, जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके सबसे ज़्यादा SRP मिलेंगे। और SRP सबसे कम किसके मिलेंगे, अल्कली मेटल आयंस के, क्योंकि अल्कली मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस नहीं होना चाहते, वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रहना चाहते हैं। सोडियम +1 में ही रहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम नहीं बनना चाहता। तो SRP सीरीज़ हम यहाँ पे रेफ़र करेंगे और सीधा हमें आंसर मिलेगा, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्लोरीन का, उसके बाद होगा Ag+, देन I2, देन Na+, और लिथियम प्लस का SRP सबसे लो होता है, ये सबको पता ही है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सिंपली SRP सीरीज़ अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। DE/dt, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल इसको बोलते हैं। DE/dt ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स आर गिवन A, B, C, D, where E is the electromotive force, that means electrode potential. Which of the following above half cells would be preferred to be used as reference electrode? रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आप किसको ज़्यादा इजीली यूज़ कर पाओगे, कौन सा मतलब आइडियल रहेगा? तो D/dt होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। मतलब बेसिकली ये क्या दिखाता है कि टेम्परेचर वेरी करने पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या कंप्लीट सेल है तो सेल पोटेंशियल है वो कितना चेंज होगा। तो आइडियल कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर के थोड़ा बहुत बढ़ाने से या घटाने से सेल पोटेंशियल बहुत कम बढ़ना या घटना चाहिए, मतलब सेल पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए
सेल पोटेंशियल जितना कम वेरी करेगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम वेरी करेगा टेम्परेचर को चेंज करने से, उतना ही ज़्यादा वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए एकदम सूटेबल ऑप्शन रहेगा। तो आपको देखना है कि dE/dt का वैल्यू कहाँ पर लेस है, ठीक है, dE/dt की वैल्यू कहाँ पर लेस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल कम होना चाहिए। 1 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, 0.1 × 10⁻⁴, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल सबसे कम है। यहाँ पर टेम्परेचर को वेरी करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम वेरी करेगा और ऐसी इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए सूटेबल होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 40 ml of a mixture of CS3COOH and HCl is titrated against 0.1 molar NaOH solution। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक बीकर में HCl एसिड है और CS3COOH एसिड है, एक वीक एसिड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सॉल्यूशन 40 ml है और ऊपर से इसमें NaOH को ऐड किया जा रहा है। तो NaOH एसिड के साथ रिएक्शन होगी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। Which of the following statement is correct? और यहाँ पे कर्व हमें दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो ये जो B पॉइंट और C पॉइंट है ये क्या होंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर चुका है, मतलब HCl एसिड कंज्यूम हो चुका है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ने CS3COOH को कंज्यूम कर लिया। दो डिफरेंट एसिड है, दोनों को कंज्यूम ये करेगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अब ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शंस से पहले आप ये पता करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बाकी इधर दो एसिड है HCl और CS3COOH। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस सबसे पहले किसको टाइट्रेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये किसको डिनोट करेगा, व्हेन HCl इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। सबसे पहले ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पर HCl जब खत्म हो जाएगा तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा B। उसके बाद अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये CS3COOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो दैट इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट नंबर C। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ CS3COOH इन ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.05 मोलर। सेकेंड ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.05 मोलर। आपको ये पता करना है कि CS3COOH और HCl दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इस 40 ml सॉल्यूशन में कितना है, कर लेते हैं चेक। तो यहाँ पर HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है और HCl को कंज्यूम करने के लिए NaOH का वॉल्यूम कितना यूटिलाइज हुआ है, 2 ml। ओके, HCl प्लस NaOH, OH माइनस कंज्यूम्स H प्लस, इट विल फॉर्म H2O प्लस NaCl। HCl 40 ml सॉल्यूशन में है, मान लो कि इसकी मोलारिटी कितनी है, m। तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो HCl के मोल आ जाएंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में तो HCl के मिली मोल आएंगे। तो 40 × m मिली मोल्स। NaOH कितना है, इसका 2 मिलीलीटर वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है और NaOH का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, NaOH के मोल आएंगे, तो 0.1 × 2 0.2 मिली मोल्स हो जाएंगे। बाकी आप देख लो, रिएक्शन बैलेंस है, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इसके मोल और इसके मोल दोनों के इक्वल होने चाहिए। सो इट इज 40 कैपिटल M मिली मोल्स मस्ट बी इक्वल टू 0.2 मिली मोल्स। तो यहाँ से मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.2/40, ये कितना हो जाएगा 2/4, 0.5 × 10⁻⁻², और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0.005 मोलर। तो HCl सॉल्यूशन जो कि ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट है, इसकी मोलारिटी होनी चाहिए 0.05 मोलर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी हमें देखना है कि यहाँ पे CS3COOH जो वीक एसिड ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट है, क्या इसका मोलारिटी भी 0.05 होगा कि नहीं होगा। ओके, HCl को टाइट्रेट करने के बाद, HCl को न्यूट्रलाइज करने के बाद 2 के बाद 5 पे जाके अपने पास एक नया इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। दैट मीन्स और 3 ml NaOH सॉल्यूशन यूज हुआ है और CS3COOH को सक्सेसफुली टाइट्रेट करने के लिए, CS3COOH को सक्सेसफुली टाइट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, CS3COOH प्लस NaOH, इट विल गिव OH माइनस कंज्यूम्स H प्लस, सो CS3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O।
इसके लिए 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, और NaOH का कितना 3 मिलीलीटर वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पर NaOH का कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ था HCl के टाइट्रेशन में 2 मिलीलीटर, और जब 2 मिलीलीटर NaOH का वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ था तो उसके रेस्पेक्ट पे HCl की मोलैरिटी आई थी 0.005। तो यहाँ पर NaOH का वॉल्यूम अगर 3 मिलीलीटर यूटिलाइज हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में CH3COOH की मोलैरिटी 0.005 क्यों आएगी? या तो कम आएगी या ज़्यादा आएगी, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ HCl। यहाँ पर भी क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ CH3COOH। तो यहाँ पर HCl की जो मोलैरिटी आएगी, सेम मोलैरिटी किसकी आनी चाहिए? CH3COOH की। नहीं, सेम मोलैरिटी CH3COOH की नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर NaOH का जो वॉल्यूम आपने यूज़ किया है ना वो 3 ml यूज़ किया है, यहाँ पर NaOH का वॉल्यूम 2 मिलीलीटर यूज़ किया है। तो CH3COOH का जो मोलैरिटी रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी 0.05 मोलर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी इनकरेक्ट। बाकी भी देखो, CH3COOH इज न्यूट्रलाइज फर्स्ट, गलत आंसर है, पहले HCl न्यूट्रलाइज होगा। फोर्थ, पॉइंट C represents complete neutralization of HCl, ये भी गलत है। पॉइंट B represents complete neutralization of HCl. First HCl will be neutralized, then CH3COOH will be neutralized. ये दोनों B और C पॉइंट से आपको पता चल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 22। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ फ्यूल सेल बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। फ्यूल सेल की बात चल रही है, और फ्यूल सेल में जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं मिथेनॉल, इन एयर दैट हैज बीन यूज्ड टू पावर टेलीविजन रिले स्टेशंस। ये तो कहानी बना दी है। इट इज मेजर्ड एज 1.21 वोल्ट। तो फ्यूल सेल है मिथेनॉल प्लस एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन का, और इसका जो ई नॉट सेल है, यस ई नॉट सेल ये दे रखा है हमें 1.21 वोल्ट। फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। यहाँ पर फ्यूल अपने पास हो गया मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का कंबशन ही होगा। बट यही है कि डायरेक्ट कंबशन नहीं करवाते हैं। मिथेनॉल में भी एक तरीके से कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, CO2 + H2O बनेगा, और डायरेक्ट कंबशन करवाओगे तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी एज अ हीट रिलीज होगा। बट अगर यही रिएक्शन हम फ्यूल सेल के अंदर करवाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्यूल सेल में रिएक्शन तो चलो सेम होगी, और सीधा जितना भी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन आपको वही लिखना पड़ेगा। आगे इसमें दे रखा है द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2 इज 1.229 वोल्ट। ओके, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले मैं फ्यूल सेल का रिएक्शन लिख लेता हूँ। CH3OH मिथेनॉल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 while हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू H2O. So this is 2H2O. So 1 CO2 बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ से 1 ऑक्सीजन एटम हटा लो तो ये हो जाएगा 3/2. दिस इज बैलेंस्ड, सो दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसको किसके रूप में यूज करेंगे, एनोड, और ऑक्सीजन पहले किस में, 0 में। अब ऑक्सीजन H2O में जाए चाहे CO2 में जाए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 ही होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और जो रिड्यूस होता है उसको कैसे यूज करेंगे, कैथोड। जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको क्या बनाएंगे, एनोड। करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 इज 19 मिलीवोल्ट। चेक कर लेते हैं। E नॉट सेल इज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड अपने पास ये मिथेनॉल वाला है, और एनोड हो चाहे कैथोड हो, वैल्यू तो हमें SRP की पुट करनी है, और कैथोड हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, इट इज 1.229 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना आ रहा है, 1.21 वोल्ट, 1.21 वोल्ट माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड में मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बेसिकली CO2 को रिड्यूस करके मिथेनॉल बना सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना पड़ेगा एनोड में भी। स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, ये एनोड ही तो है, तो सीधी बात है कि एनोड का SRP आपसे पूछा है।
तो एनोड का SRP कितना हो जाएगा, 1.229 में से 1.21 आपको हटाना पड़ेगा। SRP ऑफ एनोड 1.229 में से 1.210 वोल्ट हटाना पड़ेगा। ये हटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.019 वोल्ट। 0.019 वोल्ट को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19 मिली वोल्ट, फिर उसको बोलेंगे 0.019 वोल्ट। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एग्जैक्टली 19 हो जाएगा और इसको बोलना पड़ेगा मिली वोल्ट। तो जो एनोड है उसका SRP 19 मिली वोल्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मीथेनॉल है, कंबशन करवाएंगे फ्यूल सेल में, जिसका कंबशन होगा मीथेनॉल का तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको एनोड बोलेंगे। और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो वो कैथोड है। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड इट इज इक्वल टू E नॉट सेल। सारी वैल्यूज हमें दे रखी है। एनोड वाला जो मटीरियल है उसका SRP आपको बताना है। तो SRP आ गया 19 मिली वोल्ट। सेकेंड देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, नहीं सर, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड फॉर द कंबशन ऑफ मीथेनॉल or for the oxidation of methanol. Reactant are fed at one go to each electrode. फ्यूल सेल में क्या होता है, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्टेंट है ना वो कंटिन्यूसली आते रहता है, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बनता रहता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहता है। ऐसा नहीं कि फ्यूल सेल में एक ही बार में कैथोड और एनोड में अपने रिएक्टेंट भर दिए, ऐसा नहीं होता है। सो ये भी गलत हो गया। रिडक्शन ऑफ मीथेनॉल टेक्स प्लेस, सर मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, ऑक्सीजन गैस। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो एनोड है वहां पर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 19 मिलीवोल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ आयंस आर गिवन बिलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये पूरे सेशन का सबसे आसान सवाल लग रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको कंपेयर करना है और जो मटेरियल है उनका SRP दे रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जो कंपाउंड है या जो भी मटेरियल है वो उतना इजीली रिड्यूस होगा, सामने वाले को उतना इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा ही होगी। सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा है 1.74 वोल्ट, तो ब्रोमेट पर ब्रोमेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा आयोडेट आयन का 1.65 वोल्ट, और इससे भी कम ऑक्सीडाइज आयन होगा पर क्लोरेट आयन का, दैट इज 1.19 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3 plus to M2 plus for vanadium, chromium, manganese are this. Okay. The metal ion which can liberate hydrogen gas from dilute acid. हाइड्रोजन गैस कौन बना सकता है डाइल्यूट एसिड से? तो एसिड में H प्लस प्रेजेंट होगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो ऐसा कर सकता है? तो वही जिसका SRP H प्लस से ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका SRP H प्लस से ज़्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस होगा। H प्लस से जिसका SRP कम होगा वो रिड्यूस नहीं होगा, वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। वैसे चेक कर लेते हैं। H प्लस से आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है, मतलब H प्लस हाइड्रोजन प्लस 1 से कहाँ जाएगा 0, तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इसको रिड्यूस होना है, तो इस मटेरियल को क्या होना है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज वही हो पाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ पे सभी के क्या दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल इतने दे रखे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल M2 प्लस से M3 प्लस इसके जस्ट इन्वर्स हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएंगे 0.26 वोल्ट, और क्या हो जाएगा 0.41 वोल्ट, 1.757 वोल्ट माइनस आ जाएगा इसके सामने, इसके आगे माइनस 1.97 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फर्स्ट 2 के पॉजिटिव हैं, तो ये मेटल आयन मेटल 2 प्लस से ऑक्सीडाइज होकर मेटल 3 प्लस में चला जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को H प्लस गेन करेगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो फर्स्ट 2 मेटल आयंस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स पॉजिटिव हैं, यही ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। तो फर्स्ट 2 कौन है वैनेडियम और क्रोमियम। तो वैनेडियम और क्रोमियम 2 प्लस इजीली ऑक्सीडाइज होकर वैनेडियम 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस बनेंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर कौन गेन करेगा H प्लस गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन फ्रॉम केमिस्ट्री। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के, ये सारे इंपॉर्टेंट PYQs थे और इनमें वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं जो इन दोनों चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली वही PYQ हमने कंसिडर किए हैं जो बार बार ऐसे रिपीट होते रहते हैं, मतलब जिनमें जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बना के रखिए। ओके, थैंक यू।